कैदी होता है जिसको एक दिन बाद फांसी होनी है। जैसा कि हमारे कानून में नियम है, जिस किसी को भी फांसी होनी होती है उसकी अंतिम इच्छा को पूरा किया जाता है। तो नियम अनुसार इस कैदी से भी पूछा जाता है कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। कैदी जेलर को कहता है कि सर, मेरी आखिरी इच्छा यह है कि मैं मरने से पहले एक रात अपनी पत्नी के साथ बिताना चाहता हूँ, एक रात उसके साथ सोना चाहता हूँ। कैदी की आखिरी इच्छा सुनकर जेलर चौंक जाता है, क्योंकि अपने उसने सर्विस के 20 साल के पीरियड में कभी भी ऐसा कोई केस नहीं देखा था जिसमें किसी कैदी ने अपने मरने से पहले अपनी इस प्रकार की अंतिम इच्छा बताई हो। लेकिन ये नियम है, तो ये उसकी जो अंतिम इच्छा थी उसको पूरा करना भी जरूरी था और इसीलिए जेलर मान जाता है। दोस्तों, आज जो ये घटना हम आपको बताने वाले हैं, ये उत्तर प्रदेश राज्य के अलीगढ़ जिले की है। और ये बताना, ये घटना सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी को आहत करना है, किसी को दुख देना नहीं है। आप सभी को अवगत कराना है और सचेत करना है ताकि आप सचेत रहे, सुरक्षित रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दो दोस्त होते हैं जिनका नाम होता है प्रबोध और सुबोध। प्रबोध और सुबोध दोनों पक्के मित्र होते हैं, बचपन से ही साथ पले बड़े होते हैं और एक ही कंपनी में काम करते हैं। और जिस कंपनी में काम करते हैं वहीं पर एक लड़की होती है जिसका नाम होता है वंदना। वंदना बहुत अच्छी लड़की होती है, अच्छे परिवार से होती है, जिसे कि सुबोध अच्छा लगने लगता है और वंदना और सुबोध की दोस्ती हो जाती है। एक दिन बातों ही बातों में प्रमोद सुबोध को कहता है कि दोस्त, हम बचपन से सभी चीजें शेयर करते हैं और आज हमने कभी भी एक दूसरे से कोई बात नहीं छुपाई, ये कोई चीज अकेले ही नहीं यूज की। तो मैं तुझसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तू तेरी जो उसकी दोस्ती मेरे साथ भी करवा दे। लेकिन जो सुबोध होता है वो कहता है कि देख दोस्त, हम सभी चीजें शेयर करते हैं और करते रहेंगे, लेकिन जो दोस्त ये गर्लफ्रेंड होती है ये मैं किसी के साथ, मतलब कोई भी किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। और मैं भी तुम्हारे साथ अपनी जो ये गर्लफ्रेंड है वंदना, इसको शेयर नहीं कर सकता हूँ, ये ठीक नहीं है। बाकी सब चीजें तो चलती रहती है। जब प्रमोद सुबोध का ये बात सुनता है, समझता है वो क्या बोल रहा है, तो उसको ये बात बहुत बुरी लगती है और कहीं ना कहीं प्रमोद सुबोध से जलन महसूस करने लगता है कि प्रमोद ने उसका ये ऑफर ठुकरा दिया। अब प्रमोद इस फिराक में रहता है कि किस तरह वो सुबोध से इस बात का बदला ले, और उसे एक दिन ऐसा ही मौका मिल जाता है। वंदना को अकेला देखकर उसके साथ दुष्कर्म करता है और फिर उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है और फिर वहां से फरार हो जाता है। और ये घटना जहां पर घटित हुई वो घर होता है सुबोध का, इसीलिए सीधा शक जो है कि सुबोध पर जाता है। थोड़ी देर में पुलिस आती है और सुबोध को पकड़कर ले जाती है। सुबोध को कुछ समझ नहीं आता है कि ये सब क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। लेकिन अब जो हुआ सो हो चुका था और सुबोध के पास कोई चारा नहीं था। सारे सबूत और गवाह उसके खिलाफ थे, क्योंकि जो वंदना की लाश थी वो भी उसके घर में ही मिली थी और जहाँ पर लाश मिली थी वहाँ के सारे सबूत और गवाह भी प्रमोद के खिलाफ ही थे। तो जैसा कि हमारे देश का कानून है, सबूत और गवाह जिसके खिलाफ होते हैं सजा उसको मिलती ही है। और सुबोध को भी सजा हो जाती है फांसी की। और दिन आता है आज का, यानी कि जब जेलर साहब सुबोध से पूछते हैं कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, सुबोध अपनी अंतिम इच्छा बताता है कि वह एक रात अपनी पत्नी के साथ बिताना चाहता है और नियम अनुसार उसकी ये इच्छा पूरी की जाती है। जेलर साहब सुबोध के घर जाते हैं और उसकी पत्नी से यह बात कहते हैं कि सुबोध की अंतिम इच्छा है कि वो फांसी पर लटकने से पहले एक रात तुम्हारे साथ बिताना चाहता है। तो उसकी पत्नी ये बात मान जाती है कि चलो जैसा भी है, मेरा पति है, उसकी अंतिम इच्छा पूरी करना मेरा भी फर्ज बनता है। तो फांसी से एक दिन पहले जेल में
सुबोध के कमरे को तैयार किया जाता है उसकी एक रात के लिए। लेकिन जो जेलर साहब होते हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े शक्की टाइप के होते हैं। वो सोचते हैं कि मरने से पहले कोई एक रात अपनी पत्नी के साथ क्यों बिताना चाहता है, आखिर इसकी वजह क्या है। तो इसीलिए जो वो क्या करता है, पूरे कमरे में रिकॉर्डिंग सिस्टम लगवा देता है, जिससे कि जो कैदी होता है प्रबोध, उसकी और उसकी पत्नी की सारी बातें उसमें रिकॉर्ड हो जाए। और जो जेल के बाहर वो गार्ड भी लगवा देता है ताकि सुरक्षा के पूरी व्यवस्था हो, कुछ भी गड़बड़ ना हो। अब दिन आता है उसकी पत्नी के मिलने का। तय समय पर उसकी पत्नी पहुंच जाती है जेल में और मिलती है अपने पति से। कुछ देर तक दोनों शांत बैठे रहते हैं, उनमें कोई बात नहीं होती है, बिल्कुल शांत। थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी ही शुरुआत करती है और कहती है कि चलिए, आपकी अंतिम इच्छा है तो मैं पूरी कर दूंगी। वैसे आपने जो किया है उसके बाद मुझे आपसे मिलने का बिल्कुल भी मन नहीं था। आपने ये क्या किया? हमारा हंसता खेलता परिवार था, बच्चे हैं, मैं हूँ, तो आपने दूसरी लड़की के साथ ये सब करने की क्या जरूरत थी? और अगर आपने उससे प्रेम किया ही था तो आपने उसकी जान क्यों ले ली, वो भी इतने घटिया तरीके से। अब सुबोध कुछ शांत होने के बाद बोलना शुरू करता है, बताता है अपनी पत्नी को कि असल में सुबोध कहता है कि सुनो, मुझे सजा जरूर हुई है लेकिन नहीं हुई, ये पूरा सच नहीं है। और जो पूरा सच है वही बताने के लिए मैंने आज तुम्हें यहाँ मिलने के लिए बुलाया है, ताकि मरने से पहले मेरे दिल पर कोई बोझ ना रहे, कोई गलती ना रहे कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है। हाँ, वंदना मेरी दोस्त जरूर थी, बहुत अच्छी दोस्त थी। हम साथ में उठते बैठते थे, खाना पीना खाते थे, चाय पानी पीते थे, लेकिन कभी भी मेरे दिल में ऐसा कोई गलत ख्याल नहीं आया या मैंने कभी भी वंदना के साथ ऐसा गलत नहीं किया है जिससे कि मैंने तुम्हें धोखा दिया हो। एक दिन मैं वंदना को अपने घर जरूर लेके आया था। उसकी जिस दिन मृत्यु हुई उस दिन वो मुझसे जिद कर रही थी कि तुम्हारी पत्नी से मिलना है, तुम्हारे घर चाय पानी पीना है, तो मैं उसे मना नहीं कर सका और मैं उसे घर ले आया। और उस दिन क्या हुआ ये सब मैं नहीं बता सकता, क्योंकि जिस टाइम उसकी हत्या हुई उस टाइम मैं कुछ काम से घर से बाहर चला गया था और जब मैं वापस आया तो वंदना बिस्तर पर पड़ी हुई थी और इस बीच प्रमोद भी वहीं पर था। लेकिन जब उसकी हत्या हुई तो वो वहां पे नहीं था, वो वहां पर उपस्थित नहीं था और वंदना की जो है कि लाश बेड पर पड़ी हुई थी। अब सारे सबूत और गवाह मेरे ही खिलाफ थे, क्योंकि घर मेरा था, बिस्तर मेरा था और वो लड़की भी मेरी ही दोस्त थी। प्रमोद, जिसे मैं सबसे प्यारा दोस्त समझता था, सबसे ज्यादा शुभचिंतक समझता था, हो सकता है उसने भी कुछ किया हो, क्योंकि मेरे अलावा सिर्फ वही था वंदना के पास में। लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकता। हमारे देश का कानून सिर्फ गवाहों और सबूतों पर ही विश्वास करता है और मेरे पास कोई भी सबूत और गवाह नहीं है जो मेरी इस बेगुनाही को साबित कर सके। और अब मैं इस दुनिया से अलविदा ले सकता हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें सारी सच्चाई बता दी है। ये सब सुनने के बाद उसकी पत्नी रोने लगती है और सोचती है कि मैंने अपने पति को कितना गलत समझा, क्योंकि कोई भी आदमी मरने से पहले झूठ नहीं बोलता है। उसकी पत्नी को यकीन हो जाता है कि उसका पति सच बोल रहा है और वह बहुत रोती है और अपने आप को कोसती है कि वह अपने पति के बारे में क्या क्या सोच रही थी और ये क्या हो गया। अब उसका टाइम खत्म होने वाला होता है, उनकी बातें बहुत हो जाती है और अब उसकी पत्नी कहती है जाने से पहले एक बार मुझसे गले मिल लो, ताकि मेरे दिल का बोझ भी हल्का हो जाए कि मैंने तुम पर शक किया। दोनों गले मिलते हैं और बहुत रोते हैं, बहुत रोते हैं। उधर जेलर साहब ये सब सुन रहे थे और समझ भी रहे थे कि ये क्या हो गया। एक बेकसूर को फांसी होने वाली है सिर्फ हमारे देश के अंधे कानून की वजह से, क्योंकि जो हमारा देश का कानून है सिर्फ सबूत और गवाहों पर ही विश्वास करता है। अब उसकी पत्नी चली जाती है, उसका टाइम होता है पूरा। अब जेलर साहब क्या करते हैं, उसी दिन एक्शन लेते हैं और जो बाकी अधिकारी होते हैं, उच्च अधिकारी, उससे सभी से बात करते हैं और जो पूरी घटना होती है उसको बताते हैं
और बोलते हैं कि हमें इस केस की सब कहते हैं कि हमें इस केस की दोबारा से जांच करनी चाहिए, क्योंकि जो असली मुजरिम है वो सुबोध नहीं है बल्कि कोई और है, और सबूतों और गवाहों की वजह से ही उसको जो ये सजा हो रही है, और हमें दोबारा से इस केस की जांच करनी चाहिए। इस तरह जेलर साहब की मेहनत से ये केस दोबारा से खुलता है और प्रबोध की जो फांसी होती है वो कैंसिल कर दी जाती है, और इस केस की दोबारा छानबीन करने से अच्छे से जो सारे सबूत है, गवाह है, उनसे पता चलता है कि जो असली मुजरिम है वो प्रबोध है, और इसीलिए सुबोध को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है और सुबोध को सजा होती है। कानून उसे सख्त से सख्त सजा देता है और सुबोध इस केस से बाइज्जत बरी हो जाता है। तो दोस्तों, एक बार फिर से हमारे देश का कानून जो जीतता है और लोगों का फिर से विश्वास होता है हमारे देश के कानून पर, और जीत सच्चाई की होती है। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहोगे इस विषय में, हमें कमेंट में बताइएगा, क्योंकि सच्चाई हमेशा जीतती है, चाहे सबूत और गवाह झूठे हो, लेकिन सच्चाई की जीत निश्चित होती है। तो अपने सत्य पर बने रहो, विश्वास करो किसी पर भी, लेकिन हद से ज्यादा मत करो, इतना भी मत करो कि वो आपको नुकसान दे बहुत।